हेलो लैब टेक लर्नर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तो आज का जो टॉपिक है वो है GSGOT। SGOT का क्या मतलब होता है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमीनेज। इसका अनदर नेम होता है AST, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, ओके, या एस्पार्टेट ट्रांसफेरेज, ओके। तो ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? जब हमारी बॉडी में लीवर फंक्शन डिसफंक्शन होने लग जाए, लीवर की प्रॉब्लम होने लग जाए, एक इंडिकेशन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एक इंडिकेशन मिल जाती है हमें कि लीवर का जो SGOT वैल्यू है और SGPT वैल्यू है वो अगर हमारी इंक्रीज या डिक्रीज आती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉपर का वर्क नहीं कर रहा है। तो ये होता है, ये टेस्ट किए जाते हैं मेनली लीवर फंक्शन टेस्ट और द किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए, बट ये मेनली जो परफॉर्म होता है ये होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसका यूज़ फॉर इन विट्रो डिटर्मिनेशन ऑफ एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज इन ह्यूमन सीरम एंड प्लाज्मा। तो आज हम पढ़ेंगे इसका डिटेक्शन ह्यूमन सीरम और प्लाज्मा में एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, या फिर इसको SGOT के नेम से भी जाना जाता है। इसका जो मेथड है हम इस पे करेंगे रेटिमन एंड फ्रैंकल मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम एंड पॉइंट एसे डिटेक्शन मेथड भी बोलते हैं या एंड पॉइंट रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज कैटालाइजेस द ट्रांसअमीनेशन ऑफ L-aspartate and alpha-ketoglutarate to form oxaloacetate and L-glutamate. Oxaloacetate so formed is a coupled 2,4-D and pH dinitrophenyl hydrazine to form a corresponding hydrazone, a brown colored complex which can be measured at the colorimetrically. तो ये जो रिएक्शन जो ये मैंने लिखा हुआ है रिटर्न में, यही चीज़ ये रिएक्शंस में बताई गई है कि जब हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट L-aspartate के साथ कंबाइन होता है तो ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सैलो एसीटेट और L-ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट भी बन जाएगा। और जो ये ऑक्सैलो एसीटेट है ये हमारा कंबाइन कर जाता है 2,4-D and pH के साथ, जो कि एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करेगा। इस ब्राउन कलर को हम कलरीमेट्रिकली एनालाइज कर लेंगे, कलरीमेट्रिकली, ठीक है। उसके बाद इसकी रीडिंग हम चेक करेंगे। रेटिमन एंड फ्रैंकल मेथड इज द एंड पॉइंट कलरीमेट्रिक मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर हम एंजाइम की एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लीवर के लिए, कि लीवर में अगर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, तो हाँ ये इस एंजाइम से हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है लीवर में, ठीक है। The obtained accurate result method has been standardized with the kinetic method, standard Karamin unit assay. This product is a single point एलिब्रेशन वर्जन और ओरिजिनल मेथड फॉर द मैक्सिमम। तो ये मेथड जो होता है, ये मेथड एक एक्यूरेट मेथड माना जाता है। तो इसके लिए जो रिएजेंट्स है, रिएजेंट्स हमें 4 रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है बफर्ड एस्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूटरेट सबस्ट्रेट, जिसका pH 7.4 होता है। इसकी कंपोजिशन आप देख सकते हो, इसकी कंपोजिशन मैंने लिखी हुई है साइड में। सेकेंड आता है 2,4-D and pH, जो कि एक कलर प्रोड्यूसिंग रिएजेंट है, जो कि एक हमें कलर प्रोवाइड करेगा रिएक्शंस के लिए। थर्ड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ आता है ये हमारा वर्किंग पायरुवेट स्टैंडर्ड है, ठीक है। 4 हमारे रिएजेंट्स हो गए। इसके बाद क्या होगा, हम इसमें एक प्रिपेयर करते हैं, वर्किंग रिएजेंट प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा रिएजेंट 1 है, 1 और 2 एंड 4 आर रेडी टू यूज। सॉल्यूशन 1, हम इससे वर्किंग रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? डाइल्यूट 1 ml ऑफ रिएजेंट 3 टू 10 ml विद प्यूरिफाइड वाटर। जो हमारा रिएजेंट 1 है ना, आपको मैंने ये बताया, रिएजेंट 1 बफर्ड एस्पार्टेट जो है, इसको हम 10 ml प्यूरिफाइड वाटर के साथ ऐड कर देंगे तो ये सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, मीन्स वर्किंग रिएजेंट हमारा प्रॉपर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिएजेंट स्टोरेज और स्टेबिलिटी, कि हमें रिएजेंट किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। और जब भी हम किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले अगर हम रेफ्रिजरेटर से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसे हम पहले रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, ताकि वो मेंटेन, एक तरह से मेंटेन, हमारे जो टेस्ट के लिए मेंटेन एक टेम्परेचर होता है वो एक एक्वायर कर ले। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स कि हमने 0 डिग्री या 2 डिग्री से हमने सैंपल लिया, हमने रिएजेंट निकाला, तो हम सबसे पहले अपने रूम टेम्परेचर पर अपने जो भी रिएजेंट्स है उसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम जब 15 मिनट 10 मिनट हो जाए, उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम तुरंत एकदम से टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि इससे रीडिंग में फ्लक्चुएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन एंड द हैंडलिंग, सब इसमें पता है आपको कि सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे ब्लड कलेक्ट करवाया, ब्लड, ठीक है, ब्लड कलेक्शन करा। ब्लड कलेक्शन के बाद मैंने इधर ब्लड कलेक्शन को सेंट्रीफ्यूग के लिए लगा दिया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग से मुझे पता चला मुझे यहाँ पे ब्लड दिखाई देगा और यहाँ पे ऊपर सीरम या फिर प्लाज्मा। तो मैं यहाँ पे सीरम या प्लाज्मा में डिटेक्ट कर रही हूँ, वैसे मैं सीरम में डिटेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लाज्मा नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पे सीरम में यहाँ पे AST परफॉर्म कर रही हूँ।
ये है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले मैंने क्या करी, मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। 3 टेस्ट ट्यूब मैंने ली, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंड कंट्रोल। मतलब कि मैंने यहाँ पे टोटली 4 टेस्ट ट्यूब ली। जो हम वैसे हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बट यहाँ पे एक कंट्रोल भी लगा रहे हैं हम, जो कि हम यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। रिएजेंट 1 हम सब में डालेंगे 0.25 ml, 0.25 ml, 0.25 ml, 0.25 ml। ठीक है, तो मीन्स इस 0.25 ml का क्या मतलब हो जाता है, 0.25 ml का मतलब हो जाता है 250 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इतना सब में हमने रिएजेंट 1 डाला। सीरम जो डालेंगे हम ओनली टेस्ट में डालेंगे 0.05 ml। स्टैंडर्ड में हमारा ओनली जो रिएजेंट 4 है वो डलेगा। उसके बाद हमने क्या करा, मिक्स वेल एंड इंक्यूबेटेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट्स के लिए हमने इंक्यूबेट करा। इंक्यूबेट करेंगे, उसके बाद रिएजेंट 2 डालेंगे। रिएजेंट 2 0.25 ml, जो कि तीनों में डलेगा। कलर डेवलपिंग रिएजेंट है ये, चारों में डलेगा। ठीक है, कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल और स्टैंडर्ड दोनों यूज़ करें। स्टैंडर्ड से हमारी नॉन वैल्यू हो रही है, बट कंट्रोल से क्या हो रहा है, एक तरह से हमें एक कंट्रोल वैल्यू मिलेगी इसमें। डीआयोनाइज वाटर जो कि हमारा ब्लैंक में डल रहा है 0.05 ml। सीरम में हम अपना कंट्रोल डालेंगे 0.05 ml। ये है हमारा, जब आफ्टर 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाए इंक्यूबेशन के बाद हम सीरम अपने कंट्रोल सैंपल में डालेंगे। मिक्स वेल एंड अलाउ टू स्टैंड एट ए रूम टेम्परेचर फॉर 20 मिनट्स के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट छोड़ देंगे। अब सॉल्यूशन 1 जो हमने वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था रिएजेंट 1 के साथ प्लस 10 ml प्योरीफाइड वाटर, इसमें 2.5 ml, 2.5 ml, 2.5 ml, 2.5 ml, मतलब सब में ये मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ये आपका लिखा हुआ है ये। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है पूरे में। प्रिकॉशंस, वर्किंग 6, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। रेफरेंस रेंज की वैल्यू जो होती है यहाँ पे अडल्ट 8 to 20 IU पर लीटर होती है, और इन्फेंट में 9 to 80 होती है, न्यूबॉर्न में 47 to 150 IU पर लीटर होती है। ओके, ये है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यहाँ पे AST और ALT दोनों की बात बताई गई है। लेवल एलिवेटेड इन वायरल एंड अदर फॉर्म ऑफ लीवर डिजीज। मतलब ये हम AST और ALT मेनली लीवर डिजीज़ के लिए करते हैं। जब हमारा इंक्रीज लेवल, एलिवेटेड लेवल हो जाता है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे भी ये AST ALT की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। ओके, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ALT AST की वैल्यू इंक्रीज मिलती है। तो इंक्रीज एक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी में या तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ मे बी ये भी हो सकता है। लीवर डिसऑर्डर हो सकते हैं, इंट्रोमा हो सकता है, रीनल इन्फेंट इन वेरियस हीमोलाइटिक कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, हेपेटिक नेक्रोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। कोलियोटेसिस पल्मोनरी एम्ब्लॉय में कॉज एलिवेटेड AST लेवल, और इसमें भी चांसेस हमें जब भी अगर ये AST वैल्यू इंक्रीज आती है तो मे बी इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा AST का पार्ट, जिसे हम SGOT के नाम से भी जाने जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देती रहूं और अच्छे से एक्सप्लेन करती रहूं। और कोई भी न्यू टॉपिक्स हो जिसे को आप समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, प्लीज़ कमेंट मी कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आई विल प्रोवाइड एवरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्लस में ईजी टू एक्सप्लेन, ताकि आपको ईजी समझ में आए। वैसे तो मैं इसमें बहुत कुछ बता सकती थी, बट जो मुझे अभी प्रिंसिपल, सिर्फ ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको बताना था, तो इतना ही मैंने आपको इसमें कवर अप करवाया। नॉर्मल प्रिंसिपल, रिएजेंट, प्रोसीजर, और यही सब ही आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बस ये भी पूछा जा सकता है कि हम यही रिएजेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो वो सब मैं आपको एक अनदर वीडियोज़ जो बनाऊँगी, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बनाऊँगी कि यही रिएजेंट हम पर्टिकुलर टेस्ट में क्यों परफॉर्म करते हैं। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड 37 ना दें, 60 मिनट नहीं छोड़े तो क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक अनदर वीडियोस चैनल बनाऊंगी, उसमें ये सब बातें हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।